ये कहानी शुरू होती है सन 1963 में, जब एक टर्किश आदमी अपने घर की रेनोवेशन कर रहा था और उसने नोटिस किया कि उसके मुर्गे मुर्गियां ऑर्डिनरी चिकन बेसमेंट की वॉल में किसी क्रैक में घुस जाते हैं और वापस नहीं आते। इस आदमी ने सोचा क्यों ना इस दीवार को तोड़ा जाए, और उसने जब वो दीवार तोड़ी और अंदर देखा तो एक टनल थी, और उस टनल के अंदर एक और टनल, और फिर एक पूरा अंडरग्राउंड शहर 18 मंजिलें जमीन के नीचे, 85 मीटर डीप और 20,000 लोगों के रहने की कैपेसिटी। चर्च, स्कूल, वाइनरी, स्टेबल्स, हॉस्पिटल्स, डंजन, किचन, यानी मुर्गियों ने एक पूरी सिविलाइजेशन को ढूंढ निकाला। और उस आदमी का नाम आपको तारीख में नहीं मिलता, ना उन मुर्गियों का जिक्र आपको तारीख में मिलता है, वो भी मौजूद नहीं है। अलेक्जेंडर ने एक दुनिया को कॉन्कर किया, किताबों में है। न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर की, किताबों में है। ये आदमी जिसने एक 3000 साल पुराना अंडरग्राउंड शहर ढूंढ निकाला, उसे कोई नहीं जानता, लिटरली एनोनिमस, क्योंकि तारीख सिर्फ पावरफुल लोगों को रिकॉर्ड करती है। अब यहाँ पर इस टॉपिक पर बनने वाली ज्यादातर वीडियोस एक गलती करती है। वो कहते हैं कि 20,000 लोग यहाँ छुपते थे। छुपते थे क्यों? क्या था ये कोई टेम्पररी शहर था, जैसे कोविड का कोई लॉकडाउन कि 3 हफ्ते अंदर रहे और फिर बाहर निकल आए? ये लॉकडाउन नहीं था, ये एक पूरी सिविलाइजेशन थी जमीन के नीचे, परमानेंटली फंक्शनल। सालों तक स्कूल था, वाइन फैक्ट्री थी, घर थे, और एक वाइन फैक्ट्री थी ताकि कल्चर कायम रहे जो इन लोगों का कल्चर था। हिस्टोरियंस कहते हैं कि वाइन प्रेस की एग्जिस्टेंस प्रूव करती है कि ये लोग टेम्पररी नहीं रहते थे, वो लॉन्ग टर्म रहने के लिए आए थे। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का बनकर था, या एक पूरी सिविलाइजेशन जो जमीन के नीचे अपनी एक दूसरी दुनिया बनाए हुए थी? और ये सिविलाइजेशन हमें आज के बारे में क्या सिखाती है, क्या बताती है, और क्या इंसान को वापस जेरे जमीन शहर बसाने चाहिए? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले जियोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि बगैर जियोलॉजी के ये बात समझ में आएगी नहीं। टर्की के इलाके कैपेडोशिया में हजारों साल पहले वॉल्केनोस थे, और फिर एक दिन वो वॉल्केनोस इरप्ट करना शुरू करते हैं। ऐश गिरती है लेयर बाय लेयर, दहाइयों तक, सदियों तक, और फिर वो ऐश आहिस्ता आहिस्ता रॉक में कन्वर्ट करती है, जिसे टफ कहा जाता है। ऊपर से सॉलिड लगती है, लेकिन अंदर से चीज की तरह नर्म होती है, इतनी नर्म कि आप टूथपिक से चाहें, शवल से चाहें, इवन हाथ के प्रेशर से भी कोशिश करें तो उसमें इंडेंटेशन आ जाती है। मतलब जमीन ने बेसिकली एक डिग हेयर का साइन लगा दिया था, और लोगों ने एग्जैक्टली वही किया आज से 3000 साल पहले। इसीलिए तुर्की के इलाके डिरिंक्यू में ही नहीं, बल्कि पूरे कैपेडोशिया में 200 से ज्यादा अंडरग्राउंड सिटीज हैं। 200 से ज्यादा सिर्फ एक ही रीजन में। डिरिंक्यू उनमें सबसे डीप है, सबसे कॉम्प्लेक्स है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टफ इतनी स्टेबल है कि कोई फ्लोर आज तक कोलैप्स नहीं किया, यानी 3000 साल में जीरो कोलैप्स। पाकिस्तान में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज का कंस्ट्रक्शन एक साल में क्रैक्स आ जाते हैं। यहां एक सिविलाइजेशन ने मैनुअली अपने हाथ से 85 मीटर डीप एक शहर बनाया 3000 साल पहले, और वो आज भी खड़ा है। और ये बात इंजीनियर्स को सुननी चाहिए, लेकिन इंजीनियर्स सुनेंगे कैसे? क्योंकि हमारे इंजीनियर्स तो बिजी हैं प्लॉट्स और उनकी फाइल्स बेचने में। वापस आते हैं टॉपिक पर और चलते हैं इस रॉक के अंदर और देखते हैं कि हर फ्लोर पर क्या होता था। 18 मंजिलें सिर्फ 8 पब्लिक के लिए ओपन, यानी अगली 10 मंजिलों की एक्सकवेशन अभी भी जारी है, यानी अभी भी चीजों की तलाश हो रही है। चलते हैं फ्लोर बाय फ्लोर, और पहले 2 फ्लोर्स पे, फ्लोर 1 और फ्लोर 2 पर क्या होता था। पहले 2 फ्लोर्स पर जानवर थे, कैटल्स, गोट्स, मुर्गे मुर्गियां, वही मुर्गे मुर्गियां जो इस वीडियो के शुरू में आपने सुने। वाटर ट्रफ कि जो रॉक के अंदर कट हुई थी, और एनिमल्स को बांधने के लिए होल्स दीवारों में कार्व थे। जानवर ऊपर क्यों रखे थे?
जानवर ऊपर रखने की वजह यह थी क्योंकि टनल नीचे जाकर नैरो हो जाती है। 70-80 केजीज की काउज अगर नीचे चली जाएंगी तो लेवल 12 पर जाकर वापस नहीं आ सकेंगी। लॉजिस्टिकल इशू था। फैमिली के लिए फ्लोर 3, 4 और 5 मुख्तस थे, यानी फैमिली अपने अपने स्पेसेस में स्टोन कार्व्ड बेडरूम्स में रहती थी। किचन विद ओवन, स्टोरेज रूम्स, वाइन प्रेस, ऑयल प्रेस, और एक डिटेल जो सिर्फ एक हिस्टोरियन ने 370 BCE में रिकॉर्ड की। ज़ेनोफॉन ग्रीक जनरल था, अनातोलिया से गुजरा। उसने खुद इन अंडरग्राउंड ड्वेलिंग्स को देखा और उसने लिखा, द हाउसेस वर अंडरग्राउंड, entrance like the mouth of a well, but broad and spacious below. In these dwellings were goats, sheep, cattle, cocks and hens, stores of wheat, barley, vegetable and wine. और ये वो सब लिख रहा है 370 BCE में जब वो यहां से गुजरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये रिटन रिकॉर्ड हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 370 साल पहले का है। तब भी ये सिटी डॉक्यूमेंटेड था, तब भी लोग अंदर थे, तब भी वाइन बन रही थी। सिविलाइजेशंस आती गई, एम्पायर्स बनते रहे, बिगड़ते रहे, पर ये शहर अपनी जगह कायम रहा। ड्रिंकियो के छठे फ्लोर पर बैरल वॉल्टेड सीलिंग्स थी, यानी ये स्टडी रूम्स थे साइड बाय साइड। बेजेंटाइन क्रिश्चियंस ने ये मिशनरी स्कूल बना रखा था। जब वो यहाँ पर अंडरग्राउंड रहे, ये स्कूल चलता रहा और बच्चों को पढ़ाते रहे। यानी बाहर एक आर्मी खड़ी है और अंदर एक स्कूल चल रहा है। दुनिया का कितना मोटिवेटिंग स्कूल होगा, जरा इमेजिन करें। इमेजिन करें कि टीचर का मूड क्या होगा। पढ़ो क्योंकि बाहर दुश्मन की फौज खड़ी है, बाहर मंगोल्स हैं, और नतीजे में बच्चे ज्यादा होमवर्क करेंगे, ज्यादा काम करेंगे। मैं गारंटी देता हूं इतनी बड़ी मोटिवेटिंग पावर है कि एब्सेंट रेट लिटरली 0 होगा। लेवल 7 और लेवल 8 पे क्या था? लेवल 7 के ऊपर क्रूसीफॉर्म चर्च क्रॉस की शेप में स्टोन से कटा हुआ और बैप्टिस्ट्री भी की जाती थी, यानी नए क्रिश्चियंस को बैप्टाइज करने के लिए अंडरग्राउंड में फैसिलिटी मौजूद थी, धूप से दूर, जमीन के नीचे। लेवल 8 के ऊपर एक डंजन था, प्रिजन था, क्योंकि 20,000 लोगों में कुछ लोग तो राउडी होंगे जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। इवन अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे भी लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली उन्होंने जमीन के नीचे एक पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को रेप्लिकेट किया था। चर्च थे, स्कूल था, बार थी, जेल थी, रियल एस्टेट, वाइनरी। यूं समझें कि जैसे DHA का कोई अंडरग्राउंड फेज है। अंडरग्राउंड फेज 1, प्लॉट्स अवेलेबल और प्लॉट का साइज योर ओन कार्व्ड केव, एमिनिटीज, फ्रेश एयर शाफ्ट है, रोलिंग स्टोन्स सिक्योरिटी डोर्स के लिए, और वाइन ऑन टैप मिलती है। आज के रिसर्चर्स ने ड्रिंकियो में 600 से ज्यादा, लिटरली 600 से ज्यादा एंट्रेंसेस ढूंढी हैं। 600, यानी हर घर में, हर कोर्टयार्ड में, प्राइवेट रूम्स के अंदर, प्राइवेट होम्स के अंदर। मतलब ऊपर एक नॉर्मल शहर आबाद है, बाजार हैं, दुकानें हैं, लाइफ है, लोग आते जाते हैं, एक नॉर्मल टाउन है। लेकिन कुछ घरों में एक खास दरवाजा है जो सिर्फ फैमिली को पता है, और उस दरवाजे के नीचे एक पूरी सिविलाइजेशन, एक पूरी दुनिया आबाद है, और बाकी शहर को नहीं पता, बाकी शहर नहीं जानता। यानी ऊपर रेगुलर मोहल्ला है और नीचे एक अंडरग्राउंड मेगा सिटी है, और दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता, दोनों क्लूलेस हैं। ये सिर्फ लाहौर, कराची, मुंबई या ढाका में ही हो सकता है, जहां पर एक बिल्डिंग में 3 अलग दुनियाएं आबाद होती हैं और कोई नहीं जानता कि साथ वाले में कौन रहता है। अब उस पार्ट पे बात करते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है, इंजीनियरिंग। 2800 साल पहले बिना कंप्यूटर के, बिना ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर के, हाथ से हवा के लिए 15,000 माइक्रोशाफ्ट और 50 मेन शाफ्ट, 85 मीटर अंडरग्राउंड, 18 फ्लोर्स, 20,000 लोग, जानवर भी, इन सब के लिए फ्रेश एयर। पर कैसे? 50 से ज्यादा मेन वेंटिलेशन शाफ्ट्स मौजूद हैं, और ऊपर के लेवल में 15,000 माइक्रोशाफ्ट मोस्टली 10 सेंटीमीटर वाइड हैं।
एंगल केयरफुली डिजाइन किया गया ताकि नेचुरल एयर फ्लो क्रिएट हो सके, ऊपर से लेकर नीचे तक, बगैर फैन के, बगैर इलेक्ट्रिसिटी के, सिर्फ फिजिक्स के जरिए। और आज भी 2025 में अगर आप डिरिंक्यू जाएं तो लेवल 8 पर भी आपको हवा आती मिलेगी। पाकिस्तान में मल्टी बिलियन रुपीस की हाउसिंग कॉलोनीज मौजूद हैं, बिल्डिंग्स मौजूद हैं, और HVAC सिस्टम पहले हफ्ते में ही फेल हो जाता है। ये लोग 2800 साल पहले यानी तकरीबन 3000 साल पहले अपने हाथ से रॉक में परमानेंट फ्रेश एयर सिस्टम बनाकर बैठे थे, जो आज भी काम कर रहा है। और अगर ये सिस्टम वापडा के पास होता तो शायद बंद हो चुका होता, लेकिन वापडा नहीं थी तो शायद इसीलिए काम कर रहा है। एक 55 मीटर डीप वेल सरफेस से अंडरग्राउंड सिटी के जरिए जमीन के नीचे तक। और ये भी सुने क्योंकि ये डिटेल्स बड़ी कमाल है। सन 1923 में जब कैपेडोशियन ग्रीक्स वहां से गए तो मॉडर्न टर्किश टाउन ने उन वेल से पानी लेना शुरू कर दिया। सालों तक 1963 तक ये लोग पानी निकालते रहे। इन्हें नहीं पता था कि इनकी जो पानी की बकेट है, जो बाल्टी है, वो एक अंडरग्राउंड सिटी के जरिए नीचे जाती है, लिटरली 40 साल तक। और इनके डिफेंस ट्रिक पता है क्या था? डिफेंस ट्रिक ये था कि अगर दुश्मन ऊपर है, सीज है, तो नीचे वाले अपना वाटर सप्लाई ऊपर से कट कर देते थे। दुश्मन सोचता था कि मैं पानी रोक लूंगा तो नीचे वाले मजबूर हो जाएंगे, जबकि नीचे वालों के पास चेकमेट ये अवेलेबल था कि हम नीचे से ही पानी रोक लेंगे तो ऊपर वाले को पानी नहीं मिलेगा। दुश्मन के पास आर्मी थी, लेकिन इनके पास जियोलॉजी थी और जियोलॉजी जीत गई। अब जरा डिरिंक्यू के दरवाजों और उनकी डिफेंस की कहानी को समझते हैं। हर टनल के अंदर डिस्क शेप स्टोन्ड दरवाजे थे, यानी तकरीबन 500 किलो के, 500 किलो यानी हाफ अ टन, और रोल करके क्लोज हुआ करते थे। वो भी सिर्फ अंदर से, बाहर से पुश करो तो कुछ नहीं होता था। दरवाजे के बीच में एक छोटा सा सुराख था, सिर्फ एक। 14वीं सदी में अमीर तैमूर, मंगोल कॉन्करर, जिसने सेंट्रल एशिया को फतह किया था और रोंद डाला था, उसने अपने एक कप्तान को भेजा और ऑर्डर दिया कि जो लोग अंदर छुपे हैं अंडरग्राउंड, इन्हें पकड़कर बाहर लेकर आओ। कप्तान दरवाजे के पास गया, धक्का दिया, कुछ नहीं हुआ, अंदर से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दरवाजा अंदर से खुलता था। लेकिन उसने एक छोटा सा सुराख देखा और अंदर झांकने की कोशिश की। तब किसी ने तीर चला दिया और कप्तान वहीं पर मर गया। तैमूर की आर्मी अंदर नहीं घुस सकी और ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। रिचर्ड मैगेलवरी डॉकिंस ने 1916 में ये हिस्टोरिकल अकाउंट रिकॉर्ड किया है कि तैमूर के टाइम एक कप्तान को डिरिंक्यू जैसी जगह से तीर से मारा गया। तैमूर, जिसने समरकंद फतह किया, जिससे पूरी दुनिया कांपती थी, अंडरग्राउंड में एक आदमी, एक होल और एक तीर से वो हार गया। स्मॉलर प्लान, बेटर रिजल्ट्स। और ये बातें आपको टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाई जाती, पर पढ़ाई जानी चाहिए। टनल इतनी नैरो थी कि एक वक्त में सिर्फ एक ही आदमी गुजर सकता था, उससे ज्यादा इंसान फिट नहीं हो सकते थे। सिंगल फाइल एंट्री ओनली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि बाहर बेशक 10,000 की फौज खड़ी हो, अंदर तो एक ही आदमी जा सकता है, और उस एक आदमी के मुकाबले में डिफेंस करना आसान होता है। आपने 300 स्पैरेटन्स की कहानी तो सुनी होगी, कितनी मूवीज बनी है इस टॉपिक पर। थर्मोपली का नैरो पास, जहां पर्शिया की पूरी आर्मी एक डायरेक्शन से ही आ सकती थी, हिस्ट्री की सबसे फेमस डिफेंस स्ट्रैटेजी। और इन लोगों ने खुद अपना थर्मोपली डिजाइन किया अंडरग्राउंड में, एंड दे वर एब्सोल्युटली द क्लियर विनर। अब बात करते हैं कि ये शहर बसाया किसने और क्यों बनाया, और जवाब एक ही है हर बार। 3000 साल तक बाहर कुछ था और अंदर कुछ और। सन 1200 कबले मसीह में जब ब्रॉन्ज एज का कोलैप्स हुआ और फ्रिजियंस इन्वेजन्स कर रहे थे, तब हिटिटाइट्स यहां आकर छुपे। सन 800 से लेकर 600 कबले मसीह में जब पर्शियंस एक्सपैंड कर रहे थे और एंडलेस वॉर्स चल रही थी,
तब फ्रिजियंस यहां आकर छुपे और पहली से लेकर तीसरी सदी ईस्वी में रोमन्स परसिक्यूशंस कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी को इलीगल समझ रहे थे, तब अर्ली क्रिश्चियंस यहां आकर छुपे और फिर चौथी से लेकर 10वीं सदी ईस्वी में अरब बेजेंटाइन वॉर्स चल रही थी। 400 साल तक रेड्स का सिलसिला चला, तब बेजेंटाइन क्रिश्चियंस यहां आकर छुपे। 14वीं सदी ईस्वी में जब मंगोल्स इन्वेशंस कर रहे थे और अमीर तैमूर जगह जगह पर अपनी फतूहात के झंडे गाड़ रहा था, तब कैपेडोशियंस ग्रीक्स यहां आकर छुपे। फिर ऑटोमन एम्पायर में पीरियोडिक ऑटोमन परसिक्यूशन के वक्त क्रिश्चियन माइनॉरिटीज यहां आकर छुपी और फिर सन 1909 में जब अदाना मैसेकर की खबरें जगह जगह पर फैली, तब पूरा गांव यहां आकर छुपा। फिर सन 1923 में जब ग्रीस भेजा जा रहा था हमेशा के लिए, तब कैपेडोशियंस ग्रीक यहां आकर छुपे। ये टाइमलाइन देखें कि कितने अलग लोग, कितने अलग एम्पायर्स, कितनी अलग सेंचुरीज, लेकिन रीजन एक ही था कि अपनी बका की जंग के लिए हर कोई तैयार था इस जगह पर रहने के लिए। सन 1909 की एक चीज स्पेशली नोट करें, जब अदाना मैसेकर शुरू हुआ आर्मेनियंस के खिलाफ, जब वो न्यूज कैपेडोशिया पहुंची तो एक कैम्ब्रिज लिंग्विस्ट वहां पर मौजूद था और उसने लिखा कि जब मैसेकर की खबर आई तो एक बड़े हिस्से की पॉपुलेशन ने अंडरग्राउंड चेंबर्स में जाने का और पनाह लेने का फैसला किया और कुछ रातें वो ऊपर सोए ही नहीं, अंडरग्राउंड ही रहे। सन 1923 में पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ। टर्की और ग्रीस के बीच में कैपेडोशियन ग्रीस को फोर्स किया गया कि वो हमेशा के लिए जाएंगे और उन्हें जाना पड़ा। वो गए और अपने साथ इस शहर का नाम भी ले गए, मैलाकोपिया, यानी सॉफ्ट स्टोन वाली जगह। नाम गया, लोग गए, शहर खाली हो गया। 40 साल तक कोई नहीं आया। फिर सन 1963 में मुर्गियां लौट आए। अब आखिर में वो बात जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं, सन 2013 तुर्की के नवे शहर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ऑर्डिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क था, वर्कर्स खोदने लगे और अंदर एक अंडरग्राउंड सिटी मिल गया। अभी भी पूरी तरह एक्सकवेशन नहीं हुई, अभी भी काम जारी है। अर्ली मेजरमेंट्स कहती है कि 113 मीटर डीप है, 4,60,000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया है और पॉसिबली ये डिरिंक्यू से भी बड़ा है। दुनिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड सिटी शायद सेकंड प्लेस पर है और अभी पहली प्लेस वाला वो अभी भी नीचे है। आर्कियोलॉजिकल काम अभी भी जारी है और शायद सालों तक जारी रहेगा। अब इस सब का मतलब क्या है? इस सब का मतलब यह है कि 2026 में बैठकर हम ये सोचते हैं कि दुनिया में जो कुछ डिस्कवर होना था हो चुका। गूगल मैप्स है, सैटेलाइट है, एआई है और एक कंप्लीट अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन डिरिंक्यू से भी बड़ी, जिसका हमें पता भी नहीं है। 2013 में किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के नतीजे में मिली है और हमने नोटिस किया कि 2024 में एक पोस्ट वायरल होती है और फिर हम समझते हैं कि बस डिरिंक्यू की कहानी इतनी ही है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को समझने के लिए और इस दुनिया को समझने के लिए अभी बहुत वक्त चाहिए। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। कैपेडोशिया में अभी भी लोग रहते हैं, रेनोवेशन करते हैं, घर मौजूद हैं और अक्सर जब वो कुछ ना कुछ खोदते हैं, कुछ ना कुछ दीवार तोड़ते हैं तो उन्हें भी एक टनल मिल जाती है, एक पूरा शहर आबाद मिल जाता है। और इसीलिए जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल है कि ज़मीन के नीचे जो लोग छुपे, जिन्होंने ये शहर आबाद किया, क्या वो लोग कमज़ोर थे? क्या वो हार मान गए थे या वो बस चुप हो गए थे? नहीं, ये वो थे कि जिनका बाहर की दुनिया ने सब कुछ छीन लिया था। एम्पायर ने छीन लिया, फौज ने छीन लिया, दुनिया ने छीन लिया, ऊपर की दुनिया से ये कट गए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने नीचे अपनी एक दुनिया आबाद की। 3000 साल तक ये सरवाइव करते रहे, ये खामोश रहे, लेकिन अपनी मंजिलें अचीव करते रहे। और यही सवाल आपके लिए है कि आज जिंदगी में कितनी बार आपके साथ ऐसा होता है कि दुनिया आपका सब कुछ छीन लेती है, तब आप क्या करते हैं? आप दोबारा उठने की कोशिश करते हैं। इसलिए इकबाल ने कहा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का।